अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तानी शहरी पुरकशिश मुलाजमतों के झांसे में फंस गए, बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। फलस्तीन के हक में एहतजाज करने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 22 तलबा को सजाएं। अमरीकी सदर गजा पर कब्जे के मंसूबे पर डट गए, अफ्रीकी ममालिक से राब्ता। जस्टिन ट्रूडो की रुखसती, मार्क कार्नी ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया। और रमजान उल मुबारक के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की आमद का नया रिकॉर्ड। जी ये थी टॉप स्टोरीज। अब जरा खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के इंसदाद का आलमी दिन, जो कि दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है और सारी दुनिया में आज इंसदाद इस्लामोफोबिया का ये आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की तरफ से पेश करदा एक करारदाद की मंजूरी दी थी, जिसके बाद से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से इंसदाद का आलमी दिन मनाया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों की अगर बात की जाए तो इस्लामोफोबिया के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। ख़ासतौर पर गजा जंग के बाद से मुस्लिम कम्यूनिटी और ख़ासतौर पर फ़लस्तीनियों को इम्तियाजी सलूक, जबर, तशद्दुद और ज़्यादती का सामना करना पड़ रहा है। और अब अमरीका में सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता बरस अमरीका में इस्लामोफोबिया के वाक़यात में तकरीबन 7.5% इजाफा हुआ और यह इजाफा गजा जंग के बाद से देखने में आया है और ज़्यादातर फ़लस्तीनियों और गजा की हिमायत करने वालों को निशाना बनाया गया है। अमरीका में 2024 में मुसलमानों, खास तौर पर फ़लस्तीनियों पर हमलों और इम्तियाजी सलूक की 8,658 शिकायत दर्ज हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के मुताबिक शिकायत 1996 के बाद से सबसे ज़्यादा है। इसी दौरान अमरीका में मुसलमानों पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात भी हुए, जिनमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि हम आपके सामने पेश करते रहे हैं और ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक मामला है। बहरहाल आज इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और देखते हैं कि दुनिया किस तरीके से इस्लामोफोबिया से निमटती है और इसके लिए क्या क्या इक़दाम करती है, क्योंकि ये वाक़यात महज अमरीका तक महदूद नहीं बल्कि फ़्रांस, भारत और दीगर ममालिक में भी ऐसे वाक़यात मुतवातिर देखने को मिलते हैं। बरतानिया जैसे तहज़ीब याफ्ता कहलाए जाने वाले माशरे में भी मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात में इजाफा हुआ है। जुलाई 2024 में साउथ पोर्ट में 3 कमसिन लड़कियों के कत्ल के बाद मुस्लिम मुखालिफ जो वाक़यात थे उसकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आज अगर हम बात करें तो दुनिया में सन 2024 में गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक 6,313 मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत पर मबनी वाक़यात की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में रमज़ान के दौरान मसाजिद को धमकियाँ मौसूल हुई हैं। क्राइस्ट चर्च के वाक़े को दोहराने का पैगाम दिया गया। वाक़यात अगर बताने लगे तो इसकी एक तवील फ़हरिस्त है। मुख्तसर बात की जाए तो इस्लामोफोबिया महज एक मजहबी मसला नहीं बल्कि इंसानी बहरान है और इस बहरान से चेहरा फेर लेने से ये मज़ीद भयानक शक्ल में तब्दील होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब की जानिब। जी सऊदी अरब में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और ये रिकॉर्ड है मस्जिदुल हराम में मुसलमानों की आमद के हवाले से। रमज़ान उल मुबारक के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की आमद का ये नया रिकॉर्ड बना है। हरमैन शरीफैन के उमूर की जनरल अथॉरिटी के मुताबिक रमज़ान उल मुबारक के इब्तदाई 10 दिनों में मस्जिदुल हराम में इबादत और ज़ियारत के लिए आने वालों की तादाद 2,50,00,000 से तजावुज़ कर गई, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इसी अरसे के दौरान 55 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने उम्रा अदा किया, जो कि इस मुक़द्दस मकाम पर मजहबी सरगर्मियों में नुमाया इजाफे की निशानदही करता है। ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को मुनज़्ज़म करने के लिए वसी पैमाने पर इंतज़ाम किए गए। 11,000 से ज़ायद मुलाज़िमीन को मस्जिदुल हराम के सहन और गुज़रगाहों में इबादत गुज़ारों की रहनुमाई के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा 350 सऊदी निगरान 4,000 सफाई कारकुनों की निगरानी कर रहे हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिदुल हराम में ज़मज़म के 20,000 डिस्पेंसर फराहम किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हम देख रहे मुसलमान हैं वो जा तो रहे हैं खाना काबा अल्लाह ताला के घर, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि ये तमाम मुसलमान और ये तमाम मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक सोचने का मकाम है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली खबर की। और अगली खबर है कंबोडिया से। बड़ी ही तशवीशनाक खबर सामने आई है, जो हमने बात की थी अपनी टॉप स्टोरीज़ में कि किस तरीके से मुलाजमत के झांसे में आए हुए लोग फंस जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या मामला हुआ। बेरोजगारी और महंगाई के सताए हुए पाकिस्तानी शहरी पुरकशिश मुलाजमतों के झांसे में फंस गए। पुरकशिश मुलाजमतों के झांसे में कंबोडिया बुलाकर उन्हें बड़ा फ्रॉड किया गया। इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है। सैकड़ों पाकिस्तानी कई माह से यरगमाल और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंबोडिया में आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर्स, इंजीनियरिंग और दीगर प्रोफेशनल शोबों की पुरकशिश मुलाजमतों की तशहीर की जाती है। खासकर अमारात, सऊदीया समेत खलीजी ममालिक में भारतीय एजेंट पाकिस्तानी नौजवानों को वरगलाते हैं। 1 से 2,000 डॉलर में कंबोडिया में अच्छी मुलाजमतों का लालच दिया जाता है। लाहौर और कराची में भी नौजवानों को वरगला कर इस रूट पर भेजा जाता है और खातून समेत 20 से जायद अफराद गुज़िश्ता हफ्तों में कंबोडिया से एमरजेंसी दस्तावेजात पर डिपोर्ट किए गए हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के मुताबिक खातून समेत 20 अफराद से पूछगछ के बाद अब तक 14 इंक्वायरीज और 2 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इंक्वायरी के दौरान हकाइक सामने आए हैं कि कंबोडिया पहुंचने पर नौजवानों से पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें कंबोडिया के नवाही इलाकों में जबरी मुशक्कत, गैर कानूनी कामों और ख़ास तौर पर कॉल सेंटर्स में काम करने पर मजबूर किया जाता है। और कई पाकिस्तानी इन मुशक्कत की जगहों से फरार होने और सिफारत खाने से रब्ता करके फिर डिपोर्ट हुए हैं। तो ये तो मामला है जी कंबोडिया का। कंबोडिया हम आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां पर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहां पर मुजाहिरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बर्खास्त करने के मामला जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 22 तलबा को सजाएं सुनाई गई हैं। तलबा की डिग्रियां खारिज कर दी गई हैं, मुअत्तल कर दी गई हैं, मनसूख कर दी गई हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो हुकाम हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इन तलबा को मुअत्तल या निकाल दिया गया है जिन्होंने गुज़िश्ता साल फ़लस्तीन के हक में एहतजाज के दौरान कैंपस की एक इमारत पर कब्जा किया था। जबकि कुछ ऐसे तलबा की डिग्रियां भी आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं जो बाद में ग्रेजुएट हुए हैं। यूनिवर्सिटी ने एक कैंपस ईमेल में कहा है कि अदालती बोर्ड ने इन तलबा को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल गजा में जारहियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए हैमिल्टन हॉल पर कब्जा किया था। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब गुज़िश्ता हफ्ते ही मशहूर फ़लस्तीनी तलबा कारकुन महमूद खलील को वफाकी इमिग्रेशन हुकाम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर ट्रंप ने रद्द अमल देते हुए कहा था कि यह गिरफ्तारी मजीद कई गिरफ्तारियों की शुरुआत होगी। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 40 करोड़ डॉलर से जायद की वफाकी फंडिंग से भी महरूम कर दिया है और इल्ज़ाम यह आयद किया है कि यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में यहूद दुश्मनी के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। हालांकि अगर रियलिटी की बात की जाए तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों पर और जो मुसलमान तलबा फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करते हैं उन पर जुल्म किया जाता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न भी मारा है, बल्कि यू टर्न पे यू टर्न ले रहा है, बल्कि यूं कहिए कि झूठ पर झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि गजा के लोगों को वहां से नहीं निकाला जाएगा और अब आलमी मुखालिफत के बावजूद अमरीकी सदर गजा पर कब्जे के अपने मंसूबे के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते कर रहे हैं। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए अफ्रीकी ममालिक सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से राब्ता किया है। अफ्रीकी ममालिक को फ़लस्तीनियों की आबादकारी पर राज़ी करने के लिए 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था उस मुआहदे की तर्ज पर माली और सियासी फ़वाइद देने की पेशकश की जा सकती है। सूडानी हुक्काम ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है और सोमालिया और सोमालीलैंड के जो हुक्काम हैं उन्होंने कहा है कि हमें इस हवाले से किसी भी राब्ते का इल्म नहीं है। तो ये तो थी जी कुछ ख़बरें, और इन ख़बरों के बाद हम आपको लेकर जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कनाडा की और कनाडा के नए वज़ीर आज़म की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको लेकर जाते हैं कनाडा की तरफ जी। कनाडा में नए वज़ीर आज़म ने हलफ उठा लिया है। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्नी ने मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म के अहदे का हलफ उठा लिया। मार्क कार्नी की हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत ओटावा में हुई। गवर्नर जनरल मैरी सिमोन ने मार्क कार्नी से हलफ लिया, जिसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो के तकरीबन 10 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हो गया। अब कनाडा के नए वज़ीर आज़म की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या चैलेंजेस होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कनाडा में मौजूद सहाफ़ी कर रहे हैं अली मुस्तफ़ा, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम उवैस। अली, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मार्क कार्नी जो हैं उन्होंने इससे पहले कोई पब्लिक ऑफिस कभी भी नहीं, वो किसी पब्लिक ऑफिस पे नहीं रहे हैं, तो आउटसाइडर कंसिडर किया जाता है उनको पॉलिटिक्स में, तो कैसे वज़ीर आज़म बन गए वो? आउटसाइडर इतने भी नहीं है, इनका बहुत
तजुर्बा है फाइनेंस और इकोनॉमीज के साथ। ना सिर्फ ये बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे, और स्टीफन हार्पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंदर इनको मुंतखब किया गया कि वो सरबराही करें बैंक ऑफ कनाडा की। और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इन्हें पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर ओके। तैनात किया गया। तो ये जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूआंसेस क्या हैं, और इनको पता है। फॉर एग्जांपल, एक फिगरेटिवली कहते हैं ना कि बॉडीज किधर दफन है। हाँ। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो इसके कुछ और मायने हो जाते हैं, बिल्कुल। मगर मार्क कार्नी और स्पेशली जो पैंडेमिक के बाद चैलेंजेस फेस किए थे कनाडा के अंदर, उसके अंदर भी एक कंसल्टेटिव रोल रहा मार्क कार्नी का। और इस वक्त जब एक तिजारती जंग छिड़ चुकी है अमेरिका और कनाडा के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से, मार्क कार्नी का इस पोजीशन पे आना और इस तरीके से आना, यानी जैसा आप जानते हैं वैस, कोई एक डेढ़ महीने पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि मार्क कार्नी जी बिल्कुल। तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वजीर आजम बन जाएंगे कनाडा के। मगर जिस रफ्तार से चीजें चल रही हैं, लग रहा है ज्यादा देर तक इस दौरान या इस मरहले में वजीर आजम ना रहें। ज्यादा देर तक वजीर आजम ना रहे, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इसको जरा इलाबोरेट करेंगे कि इसकी क्या वजह है? ये कहा जा रहा है कि शायद मार्क कार्नी कनाडा के सबसे मुख्तसर तरीन वजीर आजम की पोजीशन में हो, अच्छा। क्योंकि वो रिकॉल कर रहे हैं पार्लियामेंट। जब ट्रूडो ने अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस की, तो उसने पार्लियामेंट रिक्वेस्ट किया गवर्नर जनरल, जो बेसिकली नुमाइंदा होता है बादशाह ब्रितानिया का ब्रिटानिया का, जी। कनाडा के अंदर, उनसे गुजारिश की कि आप पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दें। प्रोरोग से मुराद के मुलतवी कर दें कुछ अरसे तक, जब तक हम अपनी लीडरशिप रेस नहीं कर लेते। इरादा ये था कि जी एक क्रॉसओवर होगा, शायद इलेक्शंस भी डिले हो जाएं, थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिल जाए लिबरल पार्टी को। मगर जिस तरीके से मार्क कार्नी ने लिबरल लीडरशिप रेस के अंदर आगे बढ़े हैं, और एक स्वीप किया उन्होंने जी बेसिकली जो और कैंडिडेट से, जिसके अंदर क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी थी, उनको सिर्फ 8% वोट मिले। तो मार्क कार्नी को जो बैकिंग मिली है, उससे उनमें कॉन्फिडेंस आया है कि वो अब शायद जल्द ही, यानी अगले कुछ 5-6 हफ्ते के अंदर नए इलेक्शंस कॉल हो अच्छा। जाएं ओके। कनाडा के अंदर, जहां पे मार्क कार्नी कोशिश करेंगे कि वो एक मैंडेट के साथ आए जो उन्हें ताकत दे डोनाल्ड ट्रंप से एक तरीके से उसका सामना करने करने के लिए, और एक यूनाइटेड फ्रंट और एक मजबूत पोजीशन कनाडा की आगे देने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जंग छिड़ गई है और अमेरिका बिल्कुल। कनेडियन रिसोर्सेज और कनेडियन सॉवरेंटी की तरफ अब निगाह डाले हुए है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जो कल उनकी हलफ बर्दारी के बाद पहली तकरीर थी, क्या अहम नुकात उन्होंने उसमें बात की? सबसे अहम जो पहले उनके खिताब के बाद डेवलपमेंट हुई है, वो कार्बन टैक्स। 2019 के अंदर जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत ने, या जस्टिन ट्रूडो ने एक कार्बन टैक्स लगाया था पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। तो अब ऑटोमेटिकली अगर वो कार्बन टैक्स, मेरे ख्याल से 15-16% कार्बन टैक्स लगता है, जी। वो आते ही मार्क कार्नी ने कैंसिल कर दिया है। ओके। ये की डिमांड थी कंजर्वेटिव। मैं जिस तरह बात कर रहा था, अगर आप चले जाएं दिसंबर के महीने में, जब ट्रंप को जीते हुए 1 महीना हुआ था, मगर उसने इक्तदार नहीं उठाया था, कनाडा के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसके नंबर, और स्पेसिफिकली पियर पॉलिएव कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं, उनके नंबर एक बहुत आगे बढ़ रहे थे पोलिंग के अंदर, प्री पोलिंग के अंदर, और ट्रूडो के नंबर नीचे जा रहे थे। बिल्कुल। मगर जब ट्रंप ने इक्तदार उठाया, और इक्तदार उठाते ही उसने कनाडा को धमकियां देना शुरू कर दी और टैरिफ का एक डंडा उसने दिखाना शुरू कर दिया, तो पोल्स के अंदर कंजर्वेटिव के जो नंबर थे वो एकदम नीचे गिरे। और लिबरल्स के अंदर एक डिबेट शुरू हो गया कि जी चलें, ट्रूडो स्टेप डाउन हो गया है, लीडरशिप की बात हुई, और कार्नी की जो इमरजेंस है या उनका आगे आना, ये दिखाता है कि कनाडा की पोजीशन, यानी नंबर्स के तौर के ऊपर तो कनाडा की आबादी सिर्फ 10% है अमेरिका जी। की। कनाडा की इकोनॉमी भी बहुत छोटी है कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका, मगर अमेरिका के पास जो डेट है वो कनाडा के पास नहीं। तो कनाडा वैसे तो एक
मेरे ख्याल से आप किस तरह ऐसे कहेंगे, एक कमजोर पोजीशन में नजर आए बजाहिर तौर पे, लेकिन हकीकतन कनाडा मेरे ख्याल से इज इन अ मच बेटर पोजीशन कंपेयर्ड टू अमेरिका टू डील विद दिस ट्रेड वॉर, और ये जो पूरी एक टमल्चुअस और एक केओटिक सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा कर दी है। सही। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि कनाडा से कहा था कि अमेरिका की 51st स्टेट बन जाओ, मार्को रूबियो ने भी कुछ इस तरह की बातें की थी, तो इस हवाले से क्या बात हुई? कोई तकरीर में कहा कुछ मार्क ने? बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस किया ट्रंप को और कहा कि कनाडा कभी अमेरिका नहीं बन सकता। ये ट्रेड की, इकोनॉमी की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे मार्क कार्नी का कहना है कि कनेडियंस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं अमेरिका से, और उसने इशारा फिर किया पीछे अपनी काबीना के ऊपर। कहता है ये काबीना, इस लेवल की काबीना, इतनी एजुकेटेड, इतनी एक्सपीरियंस काबीना अमेरिका में मौजूद नहीं है। हाँ, जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं कनेडियंस, वो इस चीज का सबूत देती है कि ये रिएक्शनरी नहीं है। ये अपना टाइम लेके सब चीजों को जांच के बड़े इत्मीनान से और बड़े तहम्मुल से ये डिसीजंस ले रहे हैं। और इसका बेसिकली एक बुनियादी चीज ये है कि ये मेरिट बेस्ड सोसाइटी है, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। मार्क कार्नी ने खुद ही ना सिर्फ पीएचडी की अपनी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर ऑक्सफोर्ड से, ओके। मगर जो उसने फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की और वो जिस तरीके से बढ़ा कनेडियन इकोनॉमी को, उसने प्रिजर्व जो किया। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, क्रैश आया जी। था अमेरिका के अंदर, तो कार्नी उस वक्त लगाए जाके बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर, और स्टीफन हार्पर ने लगाया। तो इसका बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है, रिएक्शनरी नहीं है। ये हर चीज को जांचते हैं, नापते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये कैबिनेट अमेरिका में नहीं है। अमेरिका कनाडा नहीं, और कनाडा कभी अमेरिका नहीं नहीं हो बन सकता। सकता। अब ये इस हद तक बात सही है, एक हद तक, लेकिन जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप डाल रहा है बिल्कुल। ये अपने तड़ियों से, धमकियों से, इस इकोनॉमिक तिजारती जंग से, तो वो ऑब्वियसली फाउंडेशंस को शेक तो कर रही हैं। और इसीलिए ये पूरा जो रिस्पॉन्स है कि अगर तुम हम पे टैक्स डालोगे तो हम रेसिप्रोकेट हम भी करेंगे। डालेंगे अगर टैक्स, बिल्कुल। अमेरिका, फॉर एग्जांपल हम ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हैं, यहां पे लकड़ी, लंबर ब्रिटिश कोलंबिया से अमेरिका जाती है, अमेरिका में प्रोसेस होके दोबारा आती है और फिर यहां से शिप होती है। इसी तरीके से अमेरिका से यहां पे स्टील आती है, प्रोसेस होती है, वहां पे जाती है। तो एक बहुत ही इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर अब वो उन्होंने अपने सर पे एक इरादा कर लिया है कि जी हमने जंग करनी है, हमने लेना है जिस तरीके से लेना है, 100 गुना माफ। तो यहां पे अब अपनी डिफेंसेस को वो मजबूत कर रहे हैं। फेडरल लेवल पे मार्क कार्नी के आने से जो प्रोविंशियल लीडरशिप है, जैसे डेविड ईबी है यहाँ का, आप कह लें गवर्नर, प्रीमियर कहते हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर, तो वो अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है। और ये अब एक यूनिसन के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल डिमांड हो रही है क्या जो इंटर प्रोविंस रुकावटें थी ट्रेड के अंदर, उनको हटाया जाए मजीद, अमेरिका के साथ और अपने आप को फोर्टिफाई किया जाए टैरिफ्स के थ्रू, और मार्केट्स को एक्सेस किया जाए, उनको ओपन किया जाए। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, उनके साथ एक इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट बन सकता है। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका मेक्सिको के साथ, क्योंकि नाफ्टा तो अब नल एंड वॉइड हो चुका है, जो नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। बिल्कुल। तो कनाडा शायद मेक्सिको के साथ भी कोई नया मुआहदा करे जो बाईपास कर सके ये अमेरिका के साथ अमेरिका जो ये का। तिजारती जंग है इसको। इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है यहाँ पे। जी। चाइना ने कनेडियन फिश प्रोडक्ट्स के ऊपर, और सालाना यानी मैं 3 या 4 अरब डॉलर की फिश प्रोडक्ट्स चाइना इंपोर्ट करता है कनाडा से, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी खराब है। कनाडा ने भी अमेरिका की लीड लेते हुए चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे। तो एक और तिजारती जंग छिड़ी हुई है उधर। और कनाडा ने इन टैरिफ से पहले चाइना के ऊपर और चाइनीज गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर, ईवीज के ऊपर एडिशनल ड्यूटीज भी लगाई थी। तो सवाल ये बनता है कि अमेरिका के साथ ये ताल्लुकात खराब होने के बाद क्या कनाडा चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगा? बहुत बड़ा बहुत सारे सवाल है। सवाल आते हैं वैस, और डेफिनेटली कनाडा शायद इतना रजिस्टर नहीं होता दुनिया के अंदर
जितना फॉर एग्जांपल अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सब ममालिक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बॉर्डर अमेरिका का, बिल्कुल। लॉन्गेस्ट रनिंग कनाडा बॉर्डर से। कनाडा के साथ है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो आएगा, स्पेशली अगर ट्रम्प की ये तड़ियां और बिल्कुल। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो पर तनकीद की जाती थी महंगाई के हवाले से और इसके अलावा इमिग्रेशन के हवाले से भी कि इमिग्रेशन को बहुत उन्होंने ओपन कर दिया है। इस हवाले से भी मार्क ने कोई बात की? एक आपको मैं बड़े मजे की बात तो नहीं, बड़ी एक चौंका देने वाली बात है। जी। ब्रिटिश कोलंबिया से एक खातून एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमन, मेरे ख्याल से इन 30s, वो अमेरिका में ट्रेड कर रही थी अपने प्रोडक्ट को, जो उनका स्टार्टअप था, जो भी कंपनी थी, उसको पिच कर रही थी। वो एक शो के अंदर भी आई, रियलिटी टीवी, शार्क अच्छा। टैंक की तरह शो नहीं होते, जी 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 जी। एक ऐसा शो, उसकी रिकॉर्डिंग हुई। शी डिडंट गेट थ्रू, उनका प्रोडक्ट या बिजनेस एक्सेप्ट नहीं हुआ उसके अंदर। ओके। उनका वीजा एक्सपायर हो रहा था। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है या आप कैनेडियन हैं, वहां पे रह रहे हैं, तो आप एंटर एग्जिट तो कर सकते हैं, मगर जी। आपने अगर काम करना है तो उसके लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। उनके पास वीजा था, वो एक्सपायर हो रहा था, तो उनको टेक्निकली कंट्री एग्जिट करके फिर एंटर एंटर करना होना था। था। ओके। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू कनाडा और यहां से दोबारा एंट्री करके वो दोबारा जाती, उन्होंने डिसाइड किया वो मेक्सिको जाएं, क्योंकि वो एलओए में थी या कैलिफोर्निया में कहीं, वो मेक्सिको जाए और वहां से री एंटर करें अपना वीजा रिन्यू करने के सही। लिए। तो वो गई मेक्सिको, मेरे ख्याल से तिवाना या कहीं वो एंटर किया। और जब वो दोबारा एंटर कर रही थी मेक्सिको से अमेरिका, तो उनको बॉर्डर पे अमेरिकी बॉर्डर एजेंट से रोका। और फिर जो आइस इमिग्रेशन सर्विस है, जो अब जी। बहुत एक्टिवेट हो गई है, ये हमने न्यूयॉर्क के अंदर भी देखा, खलील, जो महमूद महमूद, खलील जी। जो पैलेस्टीनियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट था अमेरिका का। तो खैर, ये खातून आइस आई, उनको पकड़ा, हैंडकफ्स डाले और अंदर लेके चले गए। ओहो। और 3-4 दिन तक उन्हें अंदर रखा गया। जेल में? कोई वो नहीं। तो बेसिकली इसके अंदर एक पॉलिटिकल, और ये टेंशन अब इतने एस्केलेट कर रहे हैं इतनी तेजी से, कि अमेरिका, अब ये भी लोग यहाँ पे एक मजाकिया तौर पे कह रहे हैं कि कुछ लोग कि कहीं इन्वेजन ही ना कर ले। ऐसा नहीं होगा, मेंटली कर बट लिया है उन्होंने। अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। और वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, प्रीसेप्ट्स थे, आइडियाज थे कि जी अमेरिका कनाडा की दोस्ती, पीस आर्च, ये सब चीजें अब माजी का हिस्सा हो चुकी हैं। ये एक नई शुरुआत है, ये एक नया अमेरिका है। नई और ये जंग। एक ऐसा अमेरिका है जो जिसको लिहाज, यानी क्या कहते हैं उसे, टेक्निकलिटीज में नहीं फंसा रहेगा। अब आप देखेंगे कि ये बहुत एग्रेसिवली अपने आप को एग्जर्ट करेगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कनाडा के साथ हो, चाहे वो एंटी इजराइल सेंटिमेंट के साथ हो, जी। चाहे वो यूनिवर्सिटीज जो अलाउ करती हैं डिसेंट इस लेवल के ऊपर, उनके साथ हो। तो जंग छिड़ी हुई है हर फ्रंट पे। मगर कनाडा के अंदर एक मुस्तहकम और एक यूनाइटेड फ्रंट इमर्ज हो रहा है। कनेडियंस को बहुत प्राइड भी है। तकरीबन 30% कनेडियन पोलिंग के थ्रू कहते हैं कि हमें अमेरिका के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन बाय एंड लार्ज, यानी 60 से 65% कनेडियंस कहते हैं कि नहीं, हम कनेडियन हैं और हम डिफेंड करेंगे अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी को और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, सही। चाहे जो भी टर्म कहे। और अब देखना होगा किस तरीके से ये चीज प्ले आउट होती है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ। अच्छा, अभी आपने बात की प्रो इसराइल सेंटिमेंट की, और ये कि अगर हम अमेरिका को देखें तो जो प्रो पैलेस्टाइन से जो वॉइसेस हैं उनको तो बहुत बुरे तरीके से दबाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट हमने देख लिए, गिरफ्तारियां देख ली हमने। कनाडा में इतना ऐसा मसला नहीं है। कनाडा में मैंने देखा वहाँ पर प्रो पैलेस्टाइन जो है वो वॉइसेस हैं भी, प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। तो इस हवाले से जो मार्क कार्नी हैं उनके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो की एक तकरीर आई थी सामने, वो तो कह रहे थे कि जी मैं तो ज़ायनिस्ट हूँ। तो मार्क क्या कहते हैं? अच्छा, वो तकरीर जो थी वो कुछ साल पहले की तकरीर थी, बाय द वे। अच्छा। अक्टूबर 7 से पहले की ये तकरीर रिकॉर्ड हुई थी, और इसको अभी रिलीज किया गया। क्यों रिलीज किया गया, क्या उसके मकासद थे, ये हमें नहीं पता। लेकिन कनाडा के अंदर भी एक बहुत सेल्फ सेंसरशिप और एक बहुत हैवी और कंसर्टेड एफर्ट है
के सप्रेस करने का, ऐसे कंटेंट को जो इजराइल मुखालिफ हो या इजराइल अच्छा। की तनकीद करे। यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी प्रेशर मौजूद है, उस तरीके का प्रेशर नहीं जितना अमेरिका के अंदर है, मगर यहां पे भी वही फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात करते हैं, पियर पॉलियव की बात करते हैं, जी। तो उसके भी यही आइडियाज हैं कि अगर इसराइल के ऊपर तनकीद हो रही है तो वो दहशतगर्दी है, कि फ्री स्पीच का वो कॉन्सेप्ट उधर आके खत्म हो जाता है। हाँ। हैविंग सेड दिस, और पियर पॉलियव और कंजर्वेटिव पार्टी ने यह भी कहा था कि हम सीबीसी को खत्म कर देंगे अगर हम इक्तदार में आए। अब सीबीसी क्राउन कॉर्पोरेशन है, इनका पीटीवी है, आप कह लें बिल्कुल। द लैक ऑफ बेटर वर्ड। तो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी कार्नी की ओहदा लेने के बाद, तो उसके अंदर फ्रेंच, क्योंकि सीबीसी के अंदर अंग्रेजी सर्विसेज भी है और फ्रेंच सर्विसेज भी है, तो रेडियो कनाडा फ्रेंच सर्विसेज की एक रिपोर्टर थी, उसने सवाल पूछा कार्नी से कि जी आपका क्या इंट्रोड्यूस कराया कि मैं यहां से हूं, और सवाल पूछा तो कार्नी ने जवाब देने से पहले कहा कि अच्छा आप सीबीसी रेडियो कनाडा से हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ा है और मेरे मुखालिफों ने यह भी कहा है कि वो आपको बंद कर देंगे, लेकिन आप बहुत एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छा। और मैं अपनी पूरी आपको अपनी हुकूमत की सपोर्ट और हमदर्दी सीबीसी के साथ है। गुड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां पे इजहार ख्याल को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल फर्स्ट अमेंडमेंट डिफेंड करता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर जो असॉल्ट लगा हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रूडो ने और उसकी हुकूमत ने एक खामोशी अपनाई हुई थी जब इजरायली बर्बरियत शुरू हुई, ये अक्टूबर 7 के वाकयात, हमास अटैक के बाद। जी। कार्नी के ने आके विजिबली इस बात के ऊपर के सीबीसी को सपोर्ट करना या मीडिया वॉइसेस सपोर्ट करना, तो वो एक सिग्नल दे रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज सही हो जाएगी, सब चीजें हाँ। बेहतर होंगी, क्योंकि याद रखें ये पूरा यानी कनेक्शंस हर जगह पे हैं। अगर अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है, वो कनाडा के अंदर ही पहुंचेगी। जो एल्गोरिदम्स अमेरिका के अंदर ये नफरतें फ्यूल कर रहे हैं, वही एल्गोरिदम्स कनाडा के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके। यानी एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया जी। एक एनवायरनमेंट है, एक, तो उसके अंदर उन आइडियाज को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते और अपनी उम्मीदों को आप ऊपर नहीं कर सकते। स्पेशली इस वक्त कनाडा के अंदर एक इकोनॉमिक प्रेशर और एक इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है। यहाँ पे इमिग्रेशन का इशू बहुत वाजे हो गया था पिछले कुछ साल में, स्पेशली पैंडेमिक के बाद, जब जस्टिन ट्रूडो ने ये इंडियन इमिग्रेशन खोली और बहुत ज्यादा लोग आए तकरीबन थे। एस्टिमेटेड 2 मिलियन या 2.5 मिलियन इमिग्रेंट्स आए, जिसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन इंडियन थे। और उसके बाद जाने से पहले, अभी कुछ ही महीने पहले, रूल्स को चेंज कर दिया गया क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा था, एक रिसेशन का भी खतरा था। जी। तो उन्होंने कहा कि जी हम अब अगले 2 साल तक एक मॉरेटोरियम डाल रहे हैं इमिग्रेशन के ऊपर, कि जो भी यहाँ पे आया हुआ है स्टूडेंट वीजा पे या किसी और वीजा पे, वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को और इमिग्रेंट्स को डिस्काउंट कर दिया। यानी इस हुकूमत ने, इस मुल्क ने 4 साल उनकी सर्विसेज को यूज किया और फिर कहा कि जी हम तो आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं दे सकते, आप अपना कहीं और जाके इंतजाम कर लें। तो ये सब प्रेशर्स मौजूद हैं सोसाइटी के ऊपर, ये कहीं जा नहीं रहे ये प्रेशर्स। अब एक एडेड प्रेशर है ट्रम्प का, वो भी कहीं नहीं जा रहा। अब उसके बाद एक और प्रेशर है इजराइल और ये फलस्तीन इशू का, वो भी वो भी कहीं नहीं कहीं नहीं जा जा रहा। रहा। तो इन सब प्रेशर्स के ऊपर कार्नी किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसकी कैबिनेट किस तरीके से परफॉर्म करती है, इलेक्शंस अगर होते हैं तो कनेडियंस किसको अपना वोट देते हैं, वो क्या रास्ता डिसाइड बड़ा करते सवाल हैं, है ये भी। ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है वैसा। फाइनली जो अपोजिशन लीडर है पियर पोलियर, उसकी भी आपने बात की, उसका क्या रिएक्शन है मार्क कार्नी के वजीर आजम बनने पर? पियर पोलियव कह रहेगा कि मार्क कार्नी एक जस्टिन ट्रूडो का रिफाइंड वर्जन है, अच्छा। और फुल ऑन अटैक के ऊपर चला गया है। मगर वो भी अपने आप को थोड़ा अनसर्टन पोजीशन में इसलिए पा रहे हैं क्योंकि लोग देखते हैं पियर पोलियव को, कहते हैं यार ये तो कुछ अर्से पहले अपने आप को ट्रम्प प्रोजेक्ट कर रहा था कि मैं कनेडियन ट्रम्प कनाडा हूं, का ट्रम्प। क्या हाँ। हमें एक कनेडियन ट्रम्प चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मगर एट द सेम टाइम वो अटैक, उसके अटैक मोड ऑन है, वो कह रहा है कि कोई तब्दीली नहीं आई, और बेसिकली इन्होंने अपने आप को टाइम बाय किया, ट्रूडो ने स्टेप डाउन करके
लिबरल्स को लीग ऑर्गेनाइज करने का टाइम दिया। ये सब टोपी ड्रामे थे, आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये पियर पॉलिएव का मौकफ है। उसने कहा कि जो इकोनॉमिक डिस्टरबेंस ट्रूडो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू क्रिएट की, कर दी है। मार्क कार्नी भी वही सब कुछ करेगा। ओके। और उनकी स्टैंडिंग और क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को डाउन प्ले करने की भी कोशिश की पियर पॉलिएव ने, कहते हुए कि कोई कोई नई तब्दीली नहीं आएगी अनलेस कंजर्वेटिव पार्टी को दोबारा अंदर लेके आया जाए। तो ये उनका मौकफ था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे कनाडा से, और कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के हवाले से बातचीत हो रही थी। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वर्ल्ड वाइज में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अब आपको हम लेकर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहां से एक खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर ये बताया है कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या हैं और क्या क्या गुल खिला रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने भारतीय कम्युनिटी लीडर बालेश धनखड़ को 5 कोरियन खवातीन समेत 13 खवातीन से ज्यादती के जुर्म में 40 साल कैद की सज़ा सुना दी है। इस शख्स को सिडनी की हालिया तारीख में सफ़ाक सीरियल रेपिस्ट करार दिया गया है, और ऐसी सख्त सज़ा सुनाई गई है कि वो 30 साल कैद तक पैरोल में भी जेल से बाहर नहीं आ सकता। बालेश पर 5 कोरियन खवातीन के रेप और इस हवाले से की गई मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था, और ये शख्स जो है न सिर्फ खवातीन को नशाआवर चीज़ें देकर उनका रेप करता था, बल्कि अपने घिनौने जुर्म की वीडियोस भी बनाता था। और इस शख्स के ताने बाने भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत जमात बीजेपी से मिलते हैं। इसके हवाले से मजीद हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वड़ाइच, हमें बताइएगा कि ये जो शख्स है, वकील वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। बालेश धनखड़ साहब जो हैं, ये भारतीय साहब जो हैं, इनके जुर्म की तफसील क्या है जी? जरा बताइएगा, किस तरह गिरफ्तार किया गया, अदालत में क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, ये बालेश धनखड़ नामी एक शख्स है जो जिसका ताल्लुक इंडिया के बीजेपी पार्टी से है, और ये इंडिया से है, और यहाँ पर सिडनी में यहाँ पे ये रह रहा था। इसने फेक जो है वो इश्तिहारात जो है वो बनाए हुए थे, और ये लोगों को नौकरियों के झांसे देता था। इस पर जो एलिगेशन लगा है, ये लगा है कि ये इसने लड़कियों का रेप किया है जिनकी उम्र जो है 21 साल से लेकर जो है 25 साल तक है। और इस पर जो कार्रवाई हुई है, जो ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने इसको सज़ा सुनाई है, और इस पर जो है उम्र कैद होगी इसको। और इसमें जो एलिगेशन लगे हैं वो हरासमेंट के लगे हैं, और ज़्यादती करने के लगे हैं। जी। ये शख्स अपने जुर्म की वीडियोस भी बनाता था और मुकम्मल रिकॉर्ड रखता था, इसकी क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, मुजरम जो है, ये जो भारतीय शख्स है, ये जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, ये बिल्कुल इस बात से वाज़ह साबित हुआ है कि ये लड़कियों की जो है नाज़ेबा वीडियो बनाता था। और जिन लड़कियों की वीडियो इससे बरामद हुई है वो कोरियन लड़कियां थीं, और तकरीबन 5 लड़कियों ने ये अदालत को बताया है कि इसने हमें ज़्यादती का निशाना बनाया है, और हमारी नाज़ेबा वीडियो जो है इसने बनाई है। जब इसके घर कार्रवाई की गई है, तो इसके घर से जो है वो कुछ आलात भी मिले हैं, और नशावर मेडिसिन भी मिली है, और इसके पास से जो है वो वीडियोस भी मिली हैं। और वो जो वीडियोस मिली हैं वो काफ़ी जो है वो काफ़ी तादाद में इसके पास जो वीडियो थी वो इसके पास से मिली हैं। और ये उन उन वीडियो को बुनियाद बनाकर जो है इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, और इनसे जो है वो बार बार मिलने का कहता था, और इनसे ज़राए का बताना है कि ये उनसे पैसे भी वसूल करता रहा है। अच्छा, अब बालेश धनखड़ की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस है उसने क्या कोई मजीद तहकीकात की हैं? मतलब ज़ाहिर है ये शख्स, मुझे नहीं पता क्या ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोई गिरोह था, क्या मामला है इसका? जी, इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने जो है वो मज़ीद तहकीकात का आगाज़ किया है। जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो इसके घर में नशा आवर अद्वियात और इसके सेलफोन और इसके कंप्यूटर से जो है वो लड़कियों की नाज़ेबा वीडियोस बरामद की गई थी। ये उनको नशा आवर अद्वियात देकर जो है उनको जी जी। ज़्यादती का निशाना बनाता था, और उनकी वीडियोस जो है बनाकर जो है उनको ब्लैकमेल करता रहा है। और ये तकरीबन ये काफ़ी अरसे से जो है इस कार्रवाई में ये मुलव्वस रहा है, और लड़कियों को जो है नौकरियों के झांसे देकर जो है उनको
अपने घर या करीबी किसी जगह पर जो है वहाँ पर बुलाता था और वहाँ पर जो है ये उनको नशावर कोई मशरूब पिलाकर जो है उनसे ज़्यादती करता रहा है। जी। अच्छा वकील, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि इसके पीछे जो है वो कोई ग्रोह हो, कोई नेटवर्क हो और उसके ताने बाने जो हैं वो भारत से मिलते हों? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आए कि इसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा है। चूँकि भारतीय जो जनता पार्टी है, उसने इस पर जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन अभी तक कहना कबल इस वक़्त है, क्योंकि इसके पास से कोई ऐसी मज़ीद शवाहिद नहीं मिले कि जिससे हम ये कह सकें कि ये कोई बड़ा नेटवर्क है या इसका कोई अभी तक नेटवर्क बाहर से मिला है। लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई तो अभी पुलिस जो है वो कर रही है, लेकिन अभी तक इस हवाले से अभी तक कोई मालूमात वसूल नहीं हो सकी हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वकील वड़ाइच हमारे नुमाइंदे ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे थे और हमें बता रहे थे इस शख्स के बारे में जिसका नाम है जी बालेश धनखड़, और ख़वातीन का रेप करने पर इसे गिरफ्तार किया गया। बीजेपी से कनेक्टेड ये शख्स है और ये है जी हुक्मरान पार्टी जो भारत की है उसकी असलियत। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।